अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद जुनैद अंजुम और मैं आज आप लोगों को थर्ड लेक्चर आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस कराऊंगा ऑन द सब्जेक्ट ऑफ इंट्रोडक्शन टू आईसीटी या इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग, जो आपके सब्जेक्ट का नाम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एक इशू है, एक स्लाइडें जो आज इसके बाद अब आप कंटिन्यूस होंगी उनमें कि जो नाम यहाँ लिखा हुआ थोड़ा सा गलत है। नाम मैंने आप लोगों के साथ पहले शेयर किया हुआ है, मोहम्मद जुनैद अंजुम, और ईमेल एड्रेस junaidanjum@cuylahoor.edu.pk है। वो आपके थ्योरी टीचर्स आपके साथ फर्दर डिस्कस कर लेंगे इस मामले में। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आज का लेक्चर जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। तो बेसिकली आपके पास जो कंप्यूटर डिज़ाइन किया गया था उसके ऊपर वो किसी आर्किटेक्चर के ऊपर बेस था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास जो आर्किटेक्चर आया जिसकी बेसिस पर जो है आजकल कंप्यूटर एग्जिस्ट करता है वो आपके पास वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर है। वॉन न्यूमन आपके पास जो है एक बंदा था जॉन वॉन न्यूमन के नाम से। उसने ये डिज़ाइन किया था इन 1945, जिसके अंदर उसमें डिस्क्राइब करता है एक ऐसा डिज़ाइन आर्किटेक्चर जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो उसके लिए उसने जो डिज़ाइन किया था उसके अंदर उसके चार हिस्से थे। द फर्स्ट वाज द इनपुट डिवाइस, द सेकंड वाज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, थर्ड वाज द मेमोरी यूनिट एंड द फोर्थ वन वाज द आउटपुट डिवाइस। अब आपके पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर उसके आपके दो फर्दर चीज़ें हैं, कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इनके ऊपर हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली वैसे मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बाद में दे दूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास इसमें होता ये है कि इनपुट जो भी आप डिवाइस एंटर करेंगे, इनपुट डिवाइस आपके पास माउस हो सकता है, कीबोर्ड हो सकता है, ये लास्ट लेक्चर में डिस्कस हुआ था। तो उस डिवाइस के थ्रू आप कोई चीज़ एंटर करेंगे, कोई टाइप इन करेंगे, डाटा एंटर करेंगे, तो वो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जो कंट्रोल यूनिट होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो बताएगा कि जो चीज़ एंटर हुई है उसको किस तरह एग्जीक्यूट करना है या उसके ऊपर क्या एप्लीकेशन जो है, क्या इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करनी है, उसका काम है। वो जो है फॉरवर्ड आपके पास अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट को फॉरवर्ड कर देगा, और जो ये अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है वो यूजिंग द प्रोग्राम दैट इज़ प्रेजेंट इन द मेमोरी यूनिट। जो आप प्रोग्राम से जो लास्ट टाइम लेक्चर डिफाइन हुआ था, एक सॉफ्टवेयर हो सकता है जिसकी बेसिस पर आपका कंप्यूटर डिफरेंट डाटा को, इन्फॉर्मेशन को एग्जीक्यूट करता है, उसको वो आपके पास मेमोरी यूनिट में मौजूद होता है। तो बेसिकली जब डाटा आएगा इनपुट डिवाइस से, वो आपके मेमोरी यूनिट से वो आप प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर उठाएगा, उसके थ्रू जो है आपके इंस्ट्रक्शंस पर जो है कोई एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेगा, कोई काम प्रोवाइड का एग्जीक्यूट करेगा, और जो भी रिज़ल्ट होगा वो आपके पास आउटपुट डिवाइस में शो कर देगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि आपके पास एक एरो यहाँ ऊपर जा रहा है, वो इसलिए जा रहा है कि आपका प्रोग्राम से इंस्ट्रक्शन लेकर ऊपर जा रहा है। जो वापस नीचे एरो जा रहा है वो बेसिकली ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हमेशा डाटा जो है वो आउटपुट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा आगे जाकर आप लोग देखेंगे भी, आगे डिस्कस भी होगा कि आपका डाटा आगे जाकर मेमोरी यूनिट में भी सेव हो जाता है। मेमोरी यूनिट में जाकर अगर आपके पास कोई भी आप कोई चीज़ काम कर रहे हो, आप यू वांट टू सेव योर वर्क, तो उसके अंदर वो आपका जितना भी डाटा है वो मेमोरी यूनिट में जाकर सेव हो जाएगा, चाहे वो टेम्परेली हो या परमानेंट हो। उसके ऊपर इन दो बातों पर भी हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। उसके बाद अब आपके पास वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर जो है उसके आगे थोड़ा सा इश्यूज थे। आगे जाकर बहुत इंप्रूवमेंट हुई थी, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट आपके पास वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर था। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के अंदर इशू ये था कि आपके पास जो डाटा था वो एक डाटा जाता था, एक डाटा जो है इन द फॉर्म ऑफ वन बिट, और उसके बाद काम होता था, और एक जब वो ख़त्म हो जाता था देन एंड ओनली देन अगला डाटा आता था। तो आजकल के ज़माने में आपके पास बहुत सारे काम साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, इसके अंदर पहले ये नहीं सिस्टम होता था, और इसकी वजह से इसका मेजर ड्रॉबैक या फ्लॉ था। अब आपके पास कोई भी यूनिवर्सल कंप्यूटर होता है, उसके अंदर जितने भी आपके पास हैं उसके अंदर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, ये भी पिछले आर्टिकल में डिज़ाइन डिस्कस हुआ है। अब आपके पास जो प्रोग्राम एंड डाटा है वो आपके पास मेमोरी में रिजाइड करता है। तो मतलब जितना भी आपके पास मैंने जैसे बोला, आपके पास जो प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर है या डाटा जिसके थ्रू जो है आपके पास इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना है, वो आपके पास मेमोरी यूनिट में मौजूद होता है। अब उसके बाद आपके पास जो मेमोरी यूनिट होता है उसके अंदर आपके पास डिवीजन हुई होती है, लोकेशन डिफाइन होती है कि ये आपका डाटा इस लोकेशन में जाएगा, ये लोकेशन इस जगह जाएगा। तो बेसिकली कह लें आपके पास अलमारी के अंदर दराज़ें होती हैं ना, वही सिस्टम है कि आपकी जुराबें इस दराज में जाएंगी, आपके जो बनियानें इस दराज में जाएंगे, आपकी शर्ट्स इसमें जाएंगी, पैंट्स इस दराज में जाएंगी। तो उसके लिए अकॉर्डिंगली आपके पास जो मेमोरी यूनिट होता है उसके अंदर भी आपके पास लोकेशंस होती हैं, उन लोकेशन में आपके पास डाटा जाया जाता है। अब आपको अगर अलमारी के एग्जांपल में कंटिन्यू रखूँ, आप लोगों को पता होगा कि ये चीज़ यहाँ पर ये मौजूद है, यहाँ पर ये मौजूद है, यहाँ पर ये मौजूद है।
लेकिन अगर आपके पास कंप्यूटर डेस्क होगी, उसके अंदर आपके पास बहुत सारा डाटा हो सकता है। आपकी एक फ़ाइल इस दराज में, दूसरी फाइल इस दराज में, थर्ड इसमें है, तो उसके अंदर आप भूल जाते हैं कभी। तो आप कभी, कुछ लोग जो होते हैं वो अपने दराजों के ऊपर लेबल लगा लेते हैं कि दिस ड्रॉर जो है वो इस पर्पज़ के लिए, लीगल डॉक्यूमेंट्स के लिए, ये आपके पास टैक्स के लिए हैं, और इस तरह के डिफरेंट हैं। सिमिलरली आपके मेमोरी यूनिट के अंदर भी जो लोकेशन बनी होती है उनको एक एड्रेस दिया जाता है, ठीक है, जिसके थ्रू, उस एड्रेस के थ्रू रिकग्नाइज़ किया जा सकता है कि ये चीज़ कहाँ मौजूद है। अगर एड्रेस सिस्टम ना हो और आपका डाटा सेव हो जाए तो कंप्यूटर को नहीं आइडिया होगा, और उसका आपको भी आइडिया नहीं होगा कि आपका डाटा कहाँ मौजूद है। अगर कंप्यूटर आप ऑन करेंगे, आप लैब में आप देख सकेंगे, मैं आपको फ़िज़िकल फॉर्म में नहीं दिखा सकता वैसे, तो आपको मैं एक ओवरव्यू दिखा दूंगा कि आपके पास माय कंप्यूटर में अगर आप जाएँ तो उसके अंदर मल्टीपल ड्राइव्स होती हैं। सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, ई ड्राइव है, एफ़ ड्राइव है। उसके अंदर आपको पता है कि यहाँ पर ये चीज़ मौजूद है। उसके अंदर आपने फ़ोल्डर्स बनाए होते हैं कि ये आपके पास गाने हैं, ये फ़िल्में हैं, ये आपका यूनिवर्सिटी का डाटा है, ये डिफरेंट आपके पास फ़ोल्डर बने होंगे। अगर फ़ोल्डर खाली हों, उनके सामने कुछ ना लिखा हो, और आपको एक स्पेसिफिक फ़ाइल चाहिए, आपको इंडिविजुअली हर फाइल फ़ोल्डर को खोल कर फाइल ढूंढनी पड़ेगी। इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है। क्लोज जो है ना वो इम्पॉसिबल के करीब है। इसलिए जो है आपके पास एक नाम दिया जाता है। सिमिलरली मेमोरी यूनिट के अंदर जब लोकेशन डिफाइन हो जाती हैं, उनको एक नाम दिया जाता है। उनके नाम के उसको एड्रेस कहते हैं, ठीक है। अब आपके पास इन जनरल प्रोग्राम कमांड्स आर स्टोर्ड इन कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस। बेसिकली इसमें यह है कि अगर आपके पास एक डब्बा बना, मैं आगे जाकर इसको आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे मेमोरी यूनिट के ऊपर। आपके पास सपोज़ कर लें कि आपके पास एक डब्बा है, ठीक है। आई विल ट्राई कि इसके अंदर मैं आपको शो करने की कोशिश करूं। नहीं शो करने दे रहा, मैं दिखा देता हूँ। 1 सेकेंड प्लीज़। इसके अंदर लेट मी शो यू अ टूल, ठीक है। नो, सिंगल पॉइंट चाहिए, नहीं, कहाँ से आएगा, एक सेकंड प्लीज़, बेयर विद मी अ सेकेंड। मैं आपको एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ। हाँ, सपोज़ करें कि यू हैव अ, ठीक है, ये आपके पास एक डब्बा है, ये आपके पास सेकंड डब्बा है, ये थर्ड डब्बा है, फोर्थ डब्बा है। मैं आपको इसके थ्रू एग्जांपल इस वक्त टाइम पर दे देता हूँ, इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं कुछ कर सकता। तो ये आपके पास इसका लोकेशन, सपोज़ इसका एड्रेस जो है वो ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ये आपके पास डिफरेंट लोकेशंस बनी हुई हैं। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि आपके पास जो जनरल प्रोग्राम की कमांड्स होंगी, जो आपका डाटा है उस पर कोई कमांड रन होगी, प्रोग्राम चलेगा, तो उनकी जो प्रोग्राम का जो डाटा होता है या कमांड्स होती हैं जो जिसके थ्रू जो आपका डाटा एग्जीक्यूट होना है, वो आपकी जो है कंजेक्टिव में होंगे। मतलब आधा यहाँ होगा, आधा यहाँ होगा, आधा यहाँ होगा, आधा यहाँ होगा। ये नहीं होगा कि आधा डाटा यहाँ पर आप है, 2-3 डब्बों स्किप करके लोकेशन में आपका बाकी डब्बा ये पड़ा हुआ है। तो ये जो होगा बहुत डिफ़िकल्ट हो जाए कंप्यूटर के लिए कि उसको फैच भी करे, उसको पहले ढूंढे किधर डाटा पड़ा हुआ है, इंडिविजुअली डब्बे को सर्च करे, फिर उसको फैच करे, फिर उसके बाद डाटा के ऊपर कंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करे, फिर वापस जाए डाटा स्टोर, तो ज़रा मुश्किल होगा। तो कंजेक्टिव जो है एक जगह पड़ी हुई है, आप उन सारों को उठाएंगे एक साथ ही, उस पर अपने डाटा के ऊपर एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेंगे और काम ख़त्म करेंगे, ठीक है। अब इसके आगे मैं इसको वापस फुल स्क्रीन में जाता हूँ। तो फर्स्ट वन, लेट्स क्लोज दिस एंड, तो ये आपके पास है। तो बेसिकली आपके पास जो डाटा आता है, जैसे मैंने आपको बताया, वो आपके पास आता है इनपुट के थ्रू, ठीक है, इग्नोर द डॉट्स। तो डाटा आता है इनपुट के थ्रू, उसके बाद जो सीपीयू होता है वो डाटा प्रोसेस करता है बेस्ड ऑन द प्रोग्राम जो कि मेमोरी के अंदर प्रेजेंट है, और उसके बाद रिजल्ट जो है वो या मेमोरी को रिटर्न हो जाता है या ये आउटपुट की तरफ प्रेजेंट हो जाता है यूज़र की तरफ। ये मैंने आप लोगों को अभी एक्सप्लेन किया। अब उसके अंदर अब आगे जाकर आता है इनपुट यूनिट होता है। ये हमने लास्ट टाइम थोड़ा डिस्कस किया था, मैं फिर से डिस्कस करता हूँ, इन डिटेल कर लेता हूँ। आपके पास इनपुट यूनिट जो है कंप्यूटर का, उसके मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, फॉलोइंग फंक्शन परफॉर्म करता है। या तो वो एक्सेप्ट करता है, या डाटा को रीड करता है इंस्ट्रक्शंस को, और उसके बेसिस पर आउटसाइड वर्ल्ड से और कंप्यूटर को आगे फॉरवर्ड करता है। अब बेसिकली आपके पास जैसे एक जॉयस्टिक है, आपके पास गेम का जॉयस्टिक है, माइक है, कीबोर्ड है, आपके पास मोबाइल के अंदर टच पैड है, वो भी जो है ना उसके ऊपर आप जो माउस से जो अपने फिंगर से जो ड्रॉ करते हैं या टच करते हैं, कोई चीज़ लिखते हैं, वो चीज़ जो है वो आपके पास इनपुट डिवाइस है, और वो चीज़ें जो हैं आउटसाइड वर्ल्ड से आपके कंप्यूटर में जा रहे हैं। जब वो चला जाता है तो आपका कंप्यूटर अंग्रेज़ी नहीं समझ सकता। इट कांट अंडरस्टैंड कंप्यूटर, जो आपके पास जो आपने एंटर किया, अंग्रेज़ी एंटर की, इट कांट अंडरस्टैंड इट।
उसका फिर ये काम ये होता है कि वो जो आपका डाटा इनपुट करते हैं, यू राइट द थिंग्स, उसको इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट करता है कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म में। जब वो कर देता है उसके बाद वो इंस्ट्रक्शंस को जो है कंप्यूटर की तरफ फॉरवर्ड कर देता है और फिर कंप्यूटर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उस पर किस तरह फर्दर प्रोसेसिंग करनी है। तो ये आपके पास एग्जांपल्स हैं, कीबोर्ड है, माउस है, स्टाइलस, स्टाइलस का अगर नहीं पता तो आपके मोबाइल्स के ऊपर जो पेन शेप होता है जिस पेन के थ्रू आप राइट करते हैं मोबाइल के ऊपर या टैबलेट्स के ऊपर, उससे स्टाइलस कहते हैं। गेम कंट्रोलर्स हैं, माइक्रोफोन्स, टच स्क्रीन, टच सेंसिटिव पैड जो आपके लैपटॉप के ऊपर माउस पैड होते हैं, टच सेंसिटिव पैड भी कह लें। बायोमेट्रिक डिवाइस जिसके अंदर आपके फिंगरप्रिंट रीडर और डिफरेंट और आंखों का रीडर, आई स्कैनर, ये सारा कुछ बायोमेट्रिक डिवाइसेस में आता है। कार्ड रीडर, बारकोड रीडर अगर आपको नहीं आइडिया तो आप किसी सुपर मार्केट में चले जाएं तो आपके पास देखेंगे जो आपके पास जहाँ पैसे देते हैं काउंटर होता है, उसके ऊपर सिंपल आप स्कैन करें और आपका काम हो जाएगा। स्कैनर सिंपल स्कैनर भी हो सकता है जो कि पूरे आइटम को स्कैन करता है, वेब कैम, या आपको डिफरेंट किस्म के आपके पास इनपुट डिवाइसेस हैं, आगे भी और हो सकते हैं। उसके बाद आपके पास आता है जो चीज़ है आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट ये होता है कि जब आपका कंप्यूटर उस पर किसी जो आपने चीज़ एंटर की होती है उसके ऊपर प्रोसेसिंग जो भी करना होता है वो कर लेता है, उसके बाद डाटा जो है आगे फॉरवर्ड करता है। अब आपके पास जो कंप्यूटर जो होता है जो रिज़ल्ट्स आते हैं वो आपके पास कोडेड फॉर्म में होते हैं, वो हमें समझ नहीं आएंगे, ठीक है, इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। तो उसके लिए एक आउटपुट यूनिट का काम होगा कि उसको कन्वर्ट करे फॉर अस टू अंडरस्टैंड, उस रिजल्ट्स को ह्यूमन एक्सेप्टेबल जो रीडेबल हम रीड करें, अंग्रेज़ी जैसे कहेंगे उर्दू में, उसको उस तरह जो है फॉरवर्ड कर देगा और उसके बाद जो रिजल्ट्स हैं उनको आउटसाइड वर्ल्ड को सप्लाई कर देगा। अब इसके अंदर मॉनिटर्स हैं, एलसीडी एलईडीज़ हैं, टच स्क्रीन्स हैं, प्रिंटर्स हैं, स्पीकर, हेडफोन, प्रोजेक्टर, फोर्स फीडबैक कंट्रोलर्स हैं, इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड्स हैं, आपके पास डिफरेंट किस्म का आउटपुट है, ठीक है। सारों का नहीं आइडिया, आपको सिर्फ मॉनिटर्स का, प्रिंटर्स का, स्पीकर्स का, हेडफोन का आइडिया है, इट्स मोर देन इनफ, इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। स्टोरेज यूनिट आपके पास एक ऐसी जगह है कंप्यूटर के अंदर जो कि डाटा को स्टोर करता है, जिसके अंदर आपके पास स्टोरेज यूनिट के अंदर डाटा और इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं जो कि आपके जो एंटर होते हैं इनपुट डिवाइस के थ्रू, चीज़ इन्फॉर्मेशन या कोडेड फॉर्म, उसके ऊपर प्रोसेसिंग के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है डाटा और इंस्ट्रक्शन वो सेव की जाती है। आपके पास जो प्रोसेसिंग ख़त्म हो जाती है उसके बाद इंटरमीडिएट रिजल्ट्स जो कि आपने आउटपुट को दिखाने लेकिन आप टेम्परेली आप चाहते हैं सेव हो जाए, तो वो सेव करने के स्टोरेज यूनिट उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। और उसके बाद जब फाइनल रिजल्ट आ जाता है कि आपने इसको टेम्परेली या परमानेंट कह लेते हैं उसके लिए सेव करना है, तो वो उसके लिए भी आपके पास जो है स्टोरेज यूनिट इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर आपके पास दो किस्म के स्टोरेज यूनिट्स होते हैं, एक आपके पास प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी होता है। प्राइमरी स्टोरेज आपके पास होती है, उसे कहते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर के अंदर एक होता है मेमोरी होती है, बिल्ट इन रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपके पास अगर मैं सिंपल टर्म में बताऊँ, आपके पास रैम जो है वो एक टेम्परेरी मेमोरी जगह है जहाँ पर आपका डाटा हमेशा के लिए परमानेंटली सेव नहीं होगा। उसमें यह होगा कि अगर आपका कंप्यूटर रन कर रहा है तो टेम्परेरी डाटा साथ साथ सेव करता रहेगा रैम के अंदर, फॉर कि अगर बाई चांस कि आपका प्रोग्राम में इशू होता है तो वहाँ से दोबारा पिकअप कर ले, चेक पॉइंट कह लें अगर आप लोगों को गेमिंग को शौक से गेम्स का, तो चेक पॉइंट आपके पास आ जाता है। या रेसिंग में अगर आप रेस कर रहे हैं तो यू रीच डिफरेंट चेक पॉइंट्स, चेक पॉइंट पर आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि अगर आप कहीं गिर गिराते हैं तो आप वहीं से दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपके पास रैम यही सिस्टम है कि आपका डाटा जो है टेम्परेली जो है तौर पर सेव हो जाएगा, इंटरमीडिएट यहाँ लिखा हुआ है। तो आपके पास जो प्रोग्राम को किसी डाटा के ऊपर एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर रहा है, प्रोसेसिंग परफॉर्म कर रहा है, तो रिजल्ट साथ साथ सेव करता रहेगा, ठीक है। उसके बाद जब एक दफ़ा फाइनलाइज सारा कुछ हो जाएगा तो सारा डाटा साफ़ कर देगा, उसको ज़रूरत नहीं होगी। तो ये आपके पास रैम जो होता है इट्स वेरी फास्ट एंड ऑपरेशन, साथ साथ डाटा सेव हो रहा है। इट इज़ वेरी इन स्मॉल कैपेसिटी, इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होती। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव तो नहीं कहूँगा लेकिन इट इज़ एक्सपेंसिव। और उसके बाद अगर बिजली का आपके पास डाउन होती है या आपका डाटा बिजली उड़ जाती है, कोई मसला हो जाता है, तो आपका सारा डाटा भी साथ साथ जाएगा। ये आपके पास प्राइमरी स्टोरेज है, यू कांट एक्सेस दिस मेमोरी, ठीक है, बाद में इसको एक्सेस करने के लिए ज़रा मुश्किल काम है। फिर आपके पास सेकेंडरी स्टोरेज है, ये आपके पास रोम होता है, रीड ओनली मेमोरी। अब रीड ओनली मेमोरी जो होता है बेसिकली आपका डाटा जो है परमानेंट तौर पर सेव रहता है। सपोज़ कह लें जिसको आप अपने कंप्यूटर में जो आपकी हार्ड डिस्क है, इट्स उसको आप रोम में भी कह सकते हैं। इसके अंदर आपके पास ये प्राइमरी स्टोरेज से स्लोअर है, मतलब इस पर आप ज़्यादा काम नहीं कर सकते। पुराने ज़माने में, अब तो आपके पास ज़रा फास्टर किस्म की आपके पास प्राइमरी स्टोरेज आ गई हैं, सॉरी सेकेंडरी स्टोरेज आ गई हैं, तो इसलिए दे कैन ऑल्सो परफॉर्म फास्ट। आज की लार्ज कैपेसिटी होती है, लार्ज कैपेसिटी से मराद आपके पास जीबी में कह लें 500 जीबी है, 1 टेरा है, 2 टेरा है, 4 टेरा है, तो आपको डिफरेंट साइजेस होते हैं। तो सस्ती होती है प्राइमरी स्टोरेज से, और उसके बाद इसके अंदर आपका बिजली चली भी जाए आपका डाटा सेव रहता है।
अब आपके पास सेकंड स्टोरेज के डिवाइसेस मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास एक्सटर्नल, आपके पास हार्ड डिस्क होती है कंप्यूटर के अंदर जो बिल्ट इन होती है, आपको एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होती हैं, आपके पास यूएसबी ड्राइव्स होती हैं, आपके CD रोम्स होते हैं या फ्लॉपी डिस्क होती हैं। ये सारी की सारी आपके पास स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट्स कंसिडर किए जाएंगे। उसके बाद आपके पास फिर आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब आपके पास जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या CPU जिसे कहते हैं, वो आपके पास कंप्यूटर का ब्रेन होता है। अगर वो नहीं होगा तो फिर वेरी सॉरी, कंप्यूटर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो बेसिकली वो बना होता है सिलिकॉन और कॉपर से, और इसके अंदर मकसद इसका यही होता है कि जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं प्रोग्राम की तरफ से उसको कैरी आउट करता है। अब इसके अंदर CPU के अंदर जो होते हैं आपके पास, जैसे मैंने कहा, दो तीन चीज़ें होती हैं। दो चीज़ें आप लोगों ने अभी देखी थी, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट और उसके बाद कंट्रोल यूनिट। इसके बाद थर्ड चीज़ होती है आपके पास रजिस्टर होती है। तो बेसिकली कंट्रोल, आपके पास अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट जो होते हैं वो आपके पास ऐसी जगह है जहाँ पर आपके पास एक्चुअल जो है जो आपका डाटा इनपुट से आया होता है उस पर इंस्ट्रक्शन जो है एग्जीक्यूट हुई होती हैं, उस वाहिद जगह है, एक्चुअल जो जगह है जहाँ पर सारा काम होना है, एग्जीक्यूशन वगैरह। उसके बाद कंट्रोल यूनिट जो होगा बेसिकली मैनेज करता है, कोऑर्डिनेट करता है ऑपरेशन ऑफ ऑल अदर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। आपका डाटा आता है, कंट्रोल यूनिट जो होता है वो अर्थमेटिक लॉजिकल को कहता है कि इसको परफॉर्म करो। उधर से मेमोरी यूनिट को कहता है कि इसका जो प्रोग्राम जो है इसके वो प्रोग्राम के थ्रू इसको एग्जीक्यूट करो। बेसिकली सारा जो है ना आपके पास कोऑर्डिनेटर है, एडमिनिस्ट्रेटर है जिसने सारा काम मैनेज करना है। और अर्थमेटिकल यूनिट है और लॉजिक यूनिट ऐसी जगह है जहाँ पर सारा काम होगा। ठीक है। उसके बाद आपके पास रजिस्टर्स ऐसी डिवाइसेस, ऐसी जगह हैं या ऐसे आपके पास एरियाज़ हैं जो कि अपने पास डाटा उतनी देर के लिए इस्तेमाल अपने पास सेव रखते हैं जब तक आपने कोई पर्टिकुलर फंक्शन जो है परफॉर्म ना करना हो। ठीक है। उसके अंदर आपके पास प्लस माइनस आ जाता है, या आपने डाटा को सॉर्ट करना है उसके ऊपर, या उनको जो है फ़िल्टर आउट करना है, डिफरेंट फंक्शन है। ये आप जाकर जो सॉर्टिंग और फिल्टरिंग का मकसद है, ये आपको मैं लेबॉर्ट्री वाली जो क्लासेस होंगी उसमें मैं आपको फर्दर डिस्कस करके दिखा सकता हूँ या बता दूँगा। तो बेसिकली रजिस्टर जो हैं आपके पास, कह लें आपके पास प्राइमरी स्टोरेज है जहाँ पर आपके पास टेम्परेरी डाटा आपका स्टोर होता है, इतनी देर तक स्टोर होता है कि जब तक आपका जो प्रोग्राम है, जो आपकी इंस्ट्रक्शंस आई होती है, डाटा आया होता है इनपुट डिवाइस है, उस पर कोई एग्जीक्यूशन ना हो जाए। तो बेसिकली ये CPUs की अपनी इंटरनल मेमोरी या प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेज हैं। तो बेसिकली इसके अंदर एक और काम होता है कि स्टोरेज लोकेशन फ्रॉम वेयर इंस्ट्रक्शन वाज फेच्ड। जैसे मैंने आपको बताया था, मेमोरी यूनिट के अंदर लोकेशन डिफाइन होती है और हर यूनिट को एक आपको एड्रेस दिया जाता है। इसका काम, रजिस्टर का ये भी काम होता है कि आपके पास वो लोकेशन जहाँ से कहीं से डाटा फेच किया जाए एप्लीकेशन का, उसको टेम्परेली अपने पास लोकेशन को अपने पास सेव कर ले, ताकि बाद में जब वापस सेव करना हो तो वो उसके बाद आराम से कर सके। ठीक है। ये आपके पास इसका मकसद होता है रजिस्ट्रेशन का, रजिस्टर्स का। उसके बाद आपके पास CPU इंस्ट्रक्शन साइकिल है, जो बेसिकली जो ओवरऑल क्या होगा, आपके पास 4 स्टेप्स हैं। एक आपके पास फेच है, डिकोड है, एग्जीक्यूट है, स्टोर है। तो अगर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊं, तो रिट्रीव एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी। आपके पास फर्स्ट स्टेप ये होगा कि आपके पास जो डाटा आएगा उसे रिट्रीव किया जाएगा मेमोरी से। ठीक है। उसको इंस्ट्रक्शन को रिट्रीव किया जाएगा मेमोरी से। जब वो हो जाएगा तो आपके पास जो है जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको कमांड में, कंप्यूटर कमांड में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है। जब कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद उस पर एग्जीक्यूशन होगी, और जब एग्जीक्यूशन हो जाएगी तो आपका जो डाटा है वो वापस मेमोरी में सेव हो जाएगा। तो आपके पास इस तरह कह लें, आपके पास रैम से कोई डाटा आया, इनपुट डिवाइस है आपके पास, डाटा आया रैम से आया, ठीक है, जितना मर्जी कह लें। तो वो आएगा आपके पास कंट्रोल यूनिट के अंदर। कंट्रोल यूनिट के अंदर आपके पास जो कंट्रोल यूनिट है वो बताएगा कि क्या किस तरह परफॉर्म करना है। वो आपके पास मेमोरी से डाटा पिक करेगा। उसके बाद दो जगह आपके पास डाटा पड़ा हुआ, रजिस्टर 1 और रजिस्टर 2 में, वहाँ से जो है डाटा आएगा। सपोज़ आपके पास आपने कोई चीज़ प्लस करवानी है, 4+5 कराना है। ठीक है। इसमें यही लिखा हुआ है 4+5 आपने प्लस करना है। आंसर आपको अच्छी पता है कि 9 आता है। ठीक है। ये आप लोगों को अगर बेसिक मैथ्स आती है, इसमें मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा। तो बेसिक मैथ्स में आपके पास 4+5 आपके पास 9 होगा। तो होगा ये कि जब आपके पास डाटा आएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल 4 और 5 जो है ना वो कंप्यूटर नहीं अंडरस्टैंड कर सकता। ये जो आपने 4 लिखा हुआ है और 5 लिखा हुआ है, इट कांट अंडरस्टैंड दिस। 4 को जो है और 5 को जो है पहले कंप्यूटर कमांड्स में कन्वर्ट करेगा। ये क्या होती है कंप्यूटर कमांड्स, ये आप आगे जाकर जो है फर्दर लेक्चर्स में आप लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब उसको कन्वर्ट कर लेगा तो उसके बाद उन दोनों को आपके पास इंस्ट्रक्शंस को पिक करेगा, जहाँ से आपके पास मैंने कहा था मेमोरी यूनिट के अंदर इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम्स पड़े उनको फेच करेगा कंट्रोल यूनिट जो है, और उसके थ्रू जो है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट उसके इस्तेमाल के तौर पर उनको इस्तेमाल करके प्लस करके आपको रिज़ल्ट दे देगा। अब रिज़ल्ट जो होगा वो आपके पास रैम के अंदर सेव होगा टेम्परेली। ठीक है।
और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि ये परमानेंट सेव हो तो ये आपके पास जाकर रोम में फर्दर तौर पर सेव हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी में सेव हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं रिजल्ट तो ये आपके कंप्यूटर रिलेटेड कमांड्स होगा। वैसे तो अभी आपको 9 नज़र आ रहा है, लेकिन आगे जैसे मैंने कहा आगे जाकर डिटेल में इस पर हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर कमांड से क्या मुराद है, तो वो आपके सामने आउटपुट में शो कर देगा। ये CPU इंस्ट्रक्शन आपके पास इस तरह काम करता है। तो 4 स्टेप्स हैं, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट एंड देन स्टोर। तो ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर हैं। ये आपके पास आउटपुट है, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया। उसके बाद इनपुट में आपके पास ये माइक है, आपके पास ये कीबोर्ड है और माउस है। ये इसके अंदर आपके पास जो इनपुट और आउटपुट है ये बेसिकली आप एग्जिस्ट नहीं करता है। बेसिकली स्कैनर है, ये आपके पास में फ्लॉपी डिस्क रीडर है, डिपेंड करता है आप क्या कहते हैं। अब यहाँ पर आपके पास अगर कंप्यूटर खोलें तो आपके पास ये आपके पास मेमोरी है जिसको आप रैम कहते हैं। 3 आपके पास लंबी सी जो है स्ट्रिप्स होंगी, वो आपके पास उसके अंदर इनपुट हुई होती हैं। स्टोरेज डिवाइस के लिए आपके पास एक्सटर्नल हार्ड डिस्क इंटरनल हार्ड डिस्क होती है, वो आपके पास मौजूद होती है। अगर उसको आप खोलें तो उसके अंदर 4 डिस्क लगी होती हैं। आप इसको प्लीज़ कभी खोलना मत, लेकिन ये मौजूद होती हैं। और यहाँ पर आपके पास मदरबोर्ड वगैरह आपका सिस्टम लगा होता है। ये प्रोसेसर आपके पास छोटा सा चिप लगी हुई है, इट्स द कंप्लीट प्रोसेसर, CPU जिसे आप कहते हैं। तो ये आपके पास फर्दर ये हमने लास्ट टाइम इमेज किया था। ये तो आपके पास डिफरेंट आपके पास इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो फ्लैश मेमोरी आपके पास है, DVD ड्राइवर है, हार्ड ड्राइव आपके बिल्ट इन होती है, माइक्रोफोन, स्पीकर्स, कीबोर्ड, USB पोर्ट्स आपके पास, CD और DVD ऑब्सलीट हो गई वैसे, आई एम वेरी सॉरी। माउसेज हैं, USB आपके पास, फ्लैश मेमोरी कार्ड्स हैं, USB स्टिक्स हैं, या जिसको USB फ्लैश ड्राइव कहते हैं, मोडम है, प्रिंटर है, डिफरेंट आपके पास सिस्टम्स हैं। ये आपके पास कंप्यूटर हार्डवेयर के हैं। तो फिर वही बात ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। तो आपके पास कंप्यूटर सिस्टम के 2 हिस्से होते हैं, हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है। तो हार्डवेयर होता है बेसिकली मैकेनिकल डिवाइसेस जो आप फिजिकली टच कर सकते हैं, दैट्स द हार्डवेयर पार्ट। एनीथिंग दैट कैन बी टच टेंजिबल है, ठीक है, जो आपके पास टच कर लें उसे आप टेंजिबल कहते हैं, इट्स कॉल्ड इन हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर जो होता है बेसिकली आपके पास सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जिनकी बेसिस पर आप कंप्यूटर जो है कोई काम परफॉर्म करता है। सिंपल हार्डवेयर जो है ना कुछ नहीं कर सकता, इट नीड सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर जो होता है सीरीज इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिसको आप प्रोग्राम भी कह सकते हैं। तो आपके पास हज़ारों करीब तो नहीं कहना चाहिए, मिलियंस ऑफ प्रोग्राम्स एग्जिस्ट करते हैं। वो उनको आप फिजिकली टच नहीं कर सकते। उनकी CD को आप टच कर सकते हैं, लेकिन आप फिजिकली जो आपके पास जो सॉफ्टवेयर है यू कैन टच इट, इट्स नॉट पॉसिबल। इस चीज़ को आप इनटेंजिबल कहते हैं। तो कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर आपके पास ये मदरबोर्ड है, ठीक है, ये आपके पास कह लें आपके पास सिस्टम बोर्ड है, मेन सर्किट बोर्ड, सिस्टम यूनिट, या आप इसको सिस्टम बोर्ड कह लें। इसके अंदर आपके पास बेसिकली डिफरेंट आपके पास स्लॉट्स हैं जिनके थ्रू काम कर सकते हैं। आपके पास जो आपका माउस और कीबोर्ड कनेक्ट होता है, आपके पास स्पीकर्स, आपके हेडफोन्स कनेक्ट होते हैं, आपके पास USB स्टिक्स, इंटरनेट, आपके पास रैम्स, और आपके पास जो हार्ड डिस्क जो कनेक्ट होती है, वो आपका सारा काम यहाँ पर होता है। CPU भी आपका यहाँ पर ही लगा होता है। अब इसके अंदर इट होल्ड्स एंड अलाउज कम्युनिकेशन बिटवीन मैनी ऑफ द क्रूशियल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम सच एज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड मेमोरी। तो यहाँ पर आपके पास रैम है, यहाँ पर आपके पास ये वायर्स के कनेक्टर हैं, इनको आप कनेक्ट करके आपके पास इंटरनल हार्ड डिस्क के साथ कनेक्शन किए जाती हैं। तो बेसिकली ये आपके पास ब्रेन कह लें आपके पास कंप्यूटर का है। अगर ये ना हो तो कंप्यूटर कैन नॉट फिजिकली एग्जिस्ट, ठीक है। ये आपके पास लिखा हुआ है, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द कनेक्शन फॉर एडेप्टर का, प्रोसेसर चिप्स, मेमोरी चिप्स। तो बेसिकली यहाँ पर आपके रैम और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आप लगाना चाहें, सॉरी इंटरनल हार्ड डिस्क लगाना चाहें, उसके आगे जितने डिफरेंट है वो कनेक्शन के लिए आप इजाज़त देता है आपको। तो ये आपके पास कह लें हार्ट ऑफ द कंप्यूटर, या ब्रेन तो नहीं, क्योंकि हार्ट ऑफ द कंप्यूटर ये। इफ़ इट डजंट एग्जिस्ट तो कंप्यूटर का कोई फ़ायदा नहीं है, यूजलेस है। अडेप्टर कार्ड आपके पास एक्सपेंशन या कार्ड या एक्सेसरी कार्ड कहते हैं। बेसिकली आपके पास कंप्यूटर फंक्शनैलिटी को एक्सपैंड करना, एनहांस करना, उसके लिए आपके पास ये इस्तेमाल किया जाता है। ये अडेप्टर कार्ड आपके पास नेटवर्क अडेप्टर कार्ड, ये जो तस्वीर लगी हुई है नेटवर्क अडेप्टर कार्ड की है। तो बेसिकली इसके थ्रू आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपेंशन स्लॉट से मुराद यहाँ पर यह है कि अगर आपने रैम एक्स्ट्रा लगानी है या आपने इंटरनल हार्ड डिस्क एक्स्ट्रा लगानी है, तो बेसिकली ये आपके पास जो जगह बनी हुई है सफ़ेद ब्लू, तो बेसिकली यहाँ पर आप जो आपके पास चिप होती है, या आपके पास जो आपके पास ये चीज़ है, आपके पास चिप ही से कह लें, या सिलिकॉन आपके पास बोर्ड है, सर्किट बोर्ड है, ये इसके साथ कनेक्ट होता है और इसकी बेसिस पर जो है कंप्यूटर को आप एक्सपैंड कर सकते हैं, इन्हांस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है एक्सपेंशन कार्ड कैन बी इंसर्टेड, और इसके अंदर आप अदर डिवाइसेस को, कार्ड्स को भी कन्फिगर इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास कभी कंप्यूटर आप खोलें, प्लीज़ एक प्रोफेशनल के थ्रू खोलें। खुद अगर आप पंगा लेना है तो याद रखें कि गलत काम करने से कंप्यूटर डेड हो सकता है। तो आपके पास ये आपके पास एक स्ट्रिप होगी,
इसको आप कहते हैं ये आपके पास चैनल है या वायर है, जो बेसिकली इजाज़त देता है डिफरेंट कंप्यूटर के अंदर जो डिफरेंट आपके पास हार्डवेयर के डिवाइसेज हैं उनको आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। तो बेसिकली ये चीज़ है, ये आपके पास जो है कनेक्ट करती है प्रोसेसर और रैम को, ताकि वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें। तो बेसिकली आपके पास जो विड्थ है इसकी इसकी जो विड्थ है वो बता सकता है कि एक वक्त में कितना डाटा ट्रांसमिट हो सकता है। यहाँ बिट्स लिखा हुआ है, बिट्स के ऊपर हम बाद में डिस्कशन करेंगे। तो उसके साथ साथ आगे भी ये भी लिखा हुआ है वर्ड साइज एंड नंबर ऑफ बिट्स, ये हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। इस लाइन को आप ज़्यादा टेंशन ना लें, आगे जाकर डिस्कस होगा। उसके बाद आपके पास पोर्ट्स एंड कनेक्टर्स हैं। अगर आप कंप्यूटर को खोल कर बैक साइड पर करें, देखें, ये आपके पास लैपटॉप होगा, उसके साइडों पर देखें, उसके आप देखेंगे आपको डिफरेंट किस्म के पोर्ट्स लगे होंगे। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो पुराने लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स होते हैं उनके अंदर ये पोर्ट लगा होता है। तो बेसिकली ये पोर्ट का मकसद ये होता है कि आपको एक्सटर्नल डिवाइस जो है, जो फिजिकली डिवाइस टच करने वाली डिवाइस है, उसको आप इसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपके पास जॉइंस केबल, आपके पास किसी डिवाइस की केबल है, वो आप इस कनेक्टर के साथ कनेक्ट करेंगे और आपका कंप्यूटर उसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है। तो ये आपके पास डिफरेंट किस्म के पोर्ट्स होते हैं, आपके पास मेल और फीमेल पोर्ट्स भी होते हैं। इनके ऊपर आप आगे जाकर शायद डिस्कशन आप पढ़ लें, इसकी टेंशन ना लें। तो बेसिकली आपके पास ये सीरियल पोर्ट कराया जाता है, ये आपके पास पैरेलल पोर्ट कराया जाता है। सीरियल पोर्ट से मुराद ये है कि आपका डाटा जो है, सपोज़ एक वक्त में एक चीज़ चलेगी, मतलब आपका डाटा जाएगा, बस हो गया, फिर दूसरा डाटा जाएगा, हो गया। मतलब आप एक दफ़ा माउस पर क्लिक करेंगे और क्लिक वाली इंस्ट्रक्शन आगे जाएगी, दूसरा क्लिक करेंगे इंस्ट्रक्शन जाएगी। फ़ौरन नहीं हो सकता कि आप डबल क्लिक करें तो दोनों एक साथ जाएँ, बारी बारी जाएगा। ये आपके पास सीरियल पोर्ट कंसिडर होता है। तो यही लिखा हुआ है कनेक्ट स्लो स्पीड डिवाइसेस सच एज माउस और कीबोर्ड। अगर आपके पास पैरेलल पोर्ट है, वो ये कह रहा है कि अगर आपने मल्टीपल काम एक साथ सेंड करने हैं तो आप इसके लिए पैरेलल पोर्ट यूज़ करेंगे, जिसके अंदर आप डिवाइसेस सच प्रिंटर जो है उसके साथ कनेक्ट कर दें, ताकि आप जब कमांड भेजते हैं, इतनी बड़ी फाइल होगी 5-6 पेजेस, तो साइमल्टेनियसली वो भेजता जाएगा, प्रिंट करो 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 करो, और आप एक प्रिंट किया हुआ तो साथ है दूसरी प्रिंट की कमांड भेज सकते हैं, वो उसके साथ जो है उसको भी हल करने की कोशिश करेगा। तो आपके पास ये पैरेलल पोर्ट के लिए इस्तेमाल होता है। आजकल जो है ये आपके पास पैरेलल पोर्ट एज इट इज़ इतना ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा इस्तेमाल होता है, ये आपके पास होता है ऐसी कोई बात नहीं है, फिर भी। उसके बाद आपके पास आया था यूएसबी पोर्ट। यूएसबी पोर्ट जिसको आप यूनिवर्सल सीरियल बस कहते हैं, इसकी एब्रीवेशन है यूनिवर्सल सीरियल बस, जो आपके पास सबसे मोस्ट कॉमन पोर्ट है जो कंप्यूटर या मोबाइल में पाया जाता है। तो बेसिकली डाटा ट्रांसफ़र जो है डिफरेंट डिवाइसेस के दरमियान में इस्तेमाल किया जाता है, या किसी चीज़ को चार्ज करने के लिए, तो आसान काम है। तो टाइप ए जो आपकी यूएसबीज़ होती हैं, यूएसबी डिवाइस होती है आपके पास, यूएसबी स्टिक होती है, यूएसबी मेमोरी डिवाइस, तो वो आपके अंदर टाइप ए लगी होती है, ठीक है। टाइप बी जो होती है आपके पास एज इट इज़ इतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं नज़र आएगी आपको, एप्पल के लैपटॉप में शायद नज़र आ जाए, एज इट इज़ आपको शो नहीं होगी। टाइप सी आपके मोबाइल में सेव की जाती है, मोबाइल के अंदर इस्तेमाल की जाती है, लेकिन ये आजकल कंप्यूटर्स के अंदर भी इंप्लीमेंट होना स्टार्ट हो गया है। इनको चार्जिंग करने के लिए भी टाइप सी जो है इस्तेमाल हो गई है। तो इट्स वेरी इफेक्टिव, ये डाटा को ज़्यादा तेज़ी से ट्रांसफ़र करने में मदद देता है एज़ कम्पेयर टू टाइप ए, ठीक है। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो होता है उसके ऊपर ये है कि आपके पास सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर को रन करता है, उसमें बताता है कंप्यूटर को किस तरह काम करना है, और वाहिद रीज़न है जिसकी वजह से लोग कंप्यूटर्स को बाय करते हैं। तो आपका दो टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके पास बेसिकली जो कंप्यूटर के अंदर ऑपरेशंस होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सपोज़ कि आपने एक इंटरफेस प्रोवाइड करा है यूज़र के लिए, और जो आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और कंप्यूटर हार्डवेयर में बेसिकली आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है विंडोज़ 10 हो गई, या आपके पास लाइनक्स का अगर किसी को आइडिया नहीं है तो आगे जाकर आप लोग शायद यूज़ करें। एप्पल का जो भी सिस्टम है जो आपको नज़र आए, कंप्यूटर ऑन करते हैं जिस पर स्टार्ट का बटन है, माई कंप्यूटर वगैरह सारा कुछ, ये आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके थ्रू आपको ये नज़र आ रहा है। ये आपको फैसिलिटेट करता है कि आपको जो है ना कोई काम कर सकें, ठीक है। तो इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर, ये आपके बेसिकली यूज़र और मशीन के दरमियान ब्रिज है। अगर आपके पास ये ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो ना, तो आप जो डाटा है ना वो कंप्यूटर के लैंग्वेज में इस्तेमाल करेंगे, जो कि होता है 101001, इस तरह करके। कंप्यूटर आपके पास दो वर्ड ही समझ सकता है, या 1 या 0, इनको आप बिट्स कहते हैं। 1 या 0 ये बिट्स हैं, 1 बिट है, 0 बिट है, वो कंप्यूटर इनको ही अंडरस्टैंड करता है, नथिंग एल्स। तो आप उसमें टाइप करेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये आपको फैसिलिटेट करता है कि आप कंप्यूटर के हार्डवेयर या उसके साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेसिकली आपके पास ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो एक स्पेसिफिक टास्क के लिए आपके पास काम करने में मदद देता है। सपोज़ आपके पास एम एस वर्ड है, माई विंडोज़ मीडिया प्लेयर या इंटरनेट एक्सप्लोरर ये है, या जैसे ये पी डी एफ अडोब पी डी एफ है, इसके अंदर ये हो रहा है कि मैं किस स्पेसिफिक फ़ाइल को चलाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। कि स्पेसिफिक फ़ाइल है, नथिंग एल्स।
ये नहीं आपको मदद नहीं कर रहा है कि आपके लिए खुद सारा काम करेगा। यू आर यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर टू अकॉम्प्लिश अ स्पेसिफिक टास्क। अगर सपोज़ आपने कोई डॉक्यूमेंट लिखनी है, आप उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करेंगे। अगर सपोज़ आपने कोई गाना चलाना है और सुनने के लिए, आप उसके लिए विंडोज़ मीडिया प्लेयर यूज़ करेंगे या VLC यूज़ करेंगे, डिपेंड करता है। और अगर आपने इंटरनेट यूज़ करना है, उसके लिए आप इंटरनेट एक्सप्लोरर या गूगल क्रोम या सफारी या फायरफॉक्स यूज़ करेंगे। तो बेसिकली ये मोस्ट कॉमन यूजेस ऑफ कंप्यूटर जो होता है वो आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन लोग ज़्यादातर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए बाय करते हैं कंप्यूटर्स को। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आपके पास कुछ किस्म होते हैं, टाइप्स होते हैं कि मतलब किस तरह हम उनको ख़रीद व फरोख्त कर सकते हैं सारा कुछ। आपके पास पैकेज सॉफ्टवेयर होता है, कस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ओपन सोर्स होता है, शेयरवेयर होता है, फ्रीवेयर होता है और पब्लिक डोमेन होता है। पैकेज से मुराद ये होता है कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन लार्ज स्केल पर जो है मास प्रोड्यूस करते हैं। आप सपोज़ VLC है, ठीक है, वो कह लें पैकेज सॉफ्टवेयर है, वो मास प्रोड्यूस किया जाता है, वो हर कोई उसे ख़रीद रहा है, ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको मास प्रोड्यूस कर रहा है। या आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, इट्स बीइंग मास प्रोड्यूस बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस। कस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है बेसिकली एक इंडस्ट्री को कहते हैं, इंडस्ट्री कहता है, कंपनी कहती है कि मुझे एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर चाहिए जो कि सिर्फ मेरे बिलिंग के लिए मदद करे, जो मैं डाटा एंटर करूँ उसके बिलिंग के लिए और पूरा ईयरली रिपोर्ट जनरेट करने के लिए वो सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो ये उसके लिए आपके पास कोई कंपनी होगी, वो आपके लिए स्पेशल कस्टम बिल्ट आपके लिए सॉफ्टवेयर बनाएगा। तो ये कस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ये होते हैं कि आप फ्री ऑफ यूज़ इंटरनेट से डाउनलोड करें, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है। यू कैन यूज़ इट, यू कैन फ्रीली डाउनलोड इट। उसको आपने मॉडिफाई करना है, मॉडिफाई करें, उसके बाद आगे इसको आपने जो है आगे डिस्ट्रीब्यूट करना है, अपने दोस्तों को देना है, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का फ़ायदा यही है, आपके कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं वो ओपन सोर्स होते हैं। पे शेयरवेयर का जो है वो बेसिकली आपके पास डिस्ट्रीब्यूट दिया जाता है आपको, लेकिन ट्रायल पीरियड के साथ, मतलब 2 महीने का ट्रायल पीरियड या 3 महीने का ट्रायल पीरियड या 1 हफ्ते का ट्रायल पीरियड, उसके लिए आप इस्तेमाल करें, कोई कॉस्ट नहीं होगा, लेकिन जब वो ख़त्म हो जाएगा यू हैव टू बाय इट। ये आपके पास शेयरवेयर है। फ्रीवेयर बेसिकली ये है आपके पास ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि आपको प्रोवाइड किया जाता है किसी कॉस्ट के बगैर, इस्तेमाल करें। अब आपके पास VLC है, VLC आपके पास सॉफ्टवेयर है जो कि गाने या फिल्में चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते जो कि आप यहाँ पर लिखा हुआ ओपन सोर्स में। यू कैन यूज़ इट, यू कैन डाउनलोड इट फॉर फ्री, लेकिन यू कांट मॉडिफाई इट। तो वो आपके पास ओपन सोर्स में नहीं आएगा, वो फ्रीवेयर में आएगा। यू कैन डाउनलोड इट, कोई कॉस्ट नहीं, कोई ख़र्चा नहीं, आप आराम से उसको डाउनलोड करें, इस्तेमाल करें। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर जो है बेसिकली आपके पास फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है, उसके ऊपर कोई कॉपीराइट इंस्ट्रक्शन नहीं है। ये तो आपके पास कॉपीराइट है, इसके अंदर आप जो है मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता, करेंगे तो आपके अगेंस्ट सिविल कोर्ट में आपके अगेंस्ट जो है ना कोई लॉ सूट आ जाएगा। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो आपके फ्रीवेयर होते हैं, जिनको आप डाउनलोड करें, इस्तेमाल करें, और उसके बाद आप उनको आगे बेचना चाहें बेच दें, वो आपकी मर्ज़ी है, उस पर कोई कॉपीराइट नहीं है, ठीक है। इट्स कम्प्लीटली फ्री, यू कैन यूज़ इट हाउ एवर यू वॉन्ट इट। मॉडिफिकेशन ये आपका ओपन सोर्स में भी आ सकता है, लेकिन आप उसके ऊपर कोई कॉपीराइट व चक्कर वाला खाता, वो भी कह लें आप, एक टर्मिनोलॉजी है। फिर आपके पास टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर आपके पास डिफरेंट हैं। बिजनेस सॉफ्टवेयर आता है। बिजनेस सॉफ्टवेयर बेसिकली आपको किसी काम करने के लिए मदद देता है, या आपके काम जो है उसको मोर एफिशिएंट या मोर इफेक्टिव तरीके से परफॉर्म करने की कोशिश करता है। तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेस, या आपके पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप लैब में पढ़ेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी शायद आप लैब में पढ़ें। ऑरिकल, जो माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, क्विक बुक्स, पीच ट्री, सैप जो है, ये आपके पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं। सैप जो है बेसिकली बिजनेस में इस्तेमाल किया जाता है। पीच ट्री आपके पास आई थिंक आर्किटेक्चर में इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट कोई प्रोजेक्ट मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। ऑरिकल डेटाबेसेस, या एक डाटा जहाँ सेव होता है उसे डेटाबेस कहते हैं, तो उसको आप उसको मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं जो बेसिकली आपके काम को मोर इफेक्टिव और मोर एफिशिएंट बनाने की कोशिश करते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर बेसिकली जिसके अंदर आपने कोई चीज़ राइट करनी है, कोई इमेज डालने हैं, या आपने टेक्स्ट को या ग्राफिक्स को या इमेजेस को आपने मैनिपुलेट करना है, उसकी बेसिस पर काम आगे, ताकि आपके पास इफेक्टिव किस्म का रिजल्ट आए, या आपका डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, डाटा एक सीक्वेंस में डालने के लिए जो कि अंडरस्टैंडेबल है, उसके अगेंस्ट आप चार्ट्स डिज़ाइन करें या उसके हिसाब से कैलकुलेशंस कर सकें। ये आपके पास वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ये आप लोग लैब में करेंगे, ये आपको मैं कराऊंगा आराम से सुकून से। फिर आपका डेटाबेस सॉफ्टवेयर, बेसिकली डेटाबेस से मुराद ऐसी जगह, एक ऐसी सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपको इजाज़त देता है कि आप डाटा को क्रिएट करें और उसको मैनेज करें। उसके अंदर आपने कोई चीज़ को ऐड करना है, डाटा को वो भी डाल सकें, उसको चेंज करना है, उसको डिलीट करना है, उसे एक सीक्वेंस में डालना है और उसके बाद में वहाँ से रिट्रीव करना है या एक्सेस करना है। ये आपका डेटाबेस होता है, ठीक है। डेटाबेस के ऊपर अब आगे जाकर आगे फर्दर डिस्कशन भी शायद हो।
प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर बेसिकली आपके पास माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन होगी, पावर पॉइंट जिसे आप कहते हैं, जिस पर आप स्लाइड्स बनाते हैं, उसकी बेसिस पर आप लोग इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं कि किस तरह काम हो रहा है। अगर आप लोगों ने ओरिएंटेशन अटेंड की हो कॉमसेट्स की, तो उसके अंदर आपके सामने जो ओरिएंटेशन में प्रेजेंटेशन दी गई थी वो यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट था। उसके थ्रू विजुअल एड्स के थ्रू आपको बताया गया था, तस्वीर पिक्चर्स डालकर, सिंपल टेक्स्ट डालकर कि क्या क्या आपके यूनिवर्सिटी के से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली प्रेजेंटेशन को स्लाइड शो भी कहा जाता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो मैंने आपको भी बताया था, इस केस में आपके पास ये माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट या सैप होता है। इसका मकसद ये होता है कि आपका प्रोजेक्ट को प्लान करना, स्केड्यूल करना, उसको ट्रैक करना है कि आपने कितना काम कर लिया है, इवेंट्स को, रिसोर्सेज को, आपके कितने कॉस्ट हुआ है प्रोजेक्ट को करने में, प्रोजेक्ट करने में, ही सारा काम उसमें मदद करने के, उसको हल करने में मदद देने के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो उसके बाद आपके पास अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बेसिकली आपके पास जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको मेंटेन करने के लिए, जिसको आप लेजर कहते हैं, किसी दुकान में जाएं वो उनके पास किताब होती है जिसमें वो सारी अमाउंट जो उन्होंने खरीदो फरोख्त की होती है वो लिस्ट डाली होती है। ये आपके पास सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू आप ये काम कर सकते हैं, पेपर बचते हैं, आपका काम भी आसान हो जाता है। एंटरप्राइज कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर बेसिकली आपके पास, जैसे मैंने कहा था, कि आप कस्टम बिल्ट सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। कंपनीज को क्या है कि हमें ये चीज़ के लिए चाहिए स्पेसिफिक, सपोज़ आपके पास चुगताई, आप लोगों को पता हो, चुगताई वालों के पास अपना सिस्टम है जिसके अंदर वो आपका नंबर इनपुट करते हैं या CNIC या फ़ोन नंबर डालते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपका सारा डाटा आ जाता है कि आपने कभी उनसे ब्लड टेस्ट करवाया या कोई टेस्ट करवाया, आपके पिछले सारे रिकॉर्ड्स, ये उनका सॉफ्टवेयर जो है उन्होंने कस्टम बिल्ड करवाया हुआ है किसी के। तो उनका ये एंटरप्राइज कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर है, वो एक आपका लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, किसी कंपनी को पैसे देकर स्पेशल सॉफ्टवेयर बनवाया हुआ है जिसके थ्रू वो अपना काम कर रहे हैं। तो यही आपके पास सॉफ्टवेयर की डिफरेंट टाइप्स हैं। आपके साथ ये आज का लेक्चर था, तो उम्मीद है आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी। थैंक यू फॉर टाइम, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। खुदा